हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं तरुण शर्मा आपके अपने परिवार मैथमेटिक्स बाय मनीष पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों, आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। जैसा हमने आपको बताया टाइम कम था यूपी पुलिस के लिए हमारे पास, फिर भी हमने ध्यान में रखते हुए सोचा है कि हम यूपी पुलिस के लिए आपको कम से कम पेपर तक 10 प्रैक्टिस सेट मैथ, रीजनिंग और हिंदी के और जीएस के भी हम सोचा है 1-2 दिन में शुरू कराएंगे। हम 10-10 प्रैक्टिस सेट आपको काफी अच्छे लेवल के कराने वाले हैं, जिनसे आपको फायदा काफी हद तक होगा। जैसा आपको पता है आज हमारा हिंदी का पहला सेट है हिंदी का, उसके बाद आपको मैथ के भी, रीजनिंग के, जीएस के चारों सेट मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अच्छे से अगर इन सेटों को करते हैं तो आपका काफी हद तक 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं हम सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, समास बताइए। किसमें? भरपेट में कौन सा समास है। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए कि जो हमारे समास होते हैं ये समास कितने होते हैं। भैया जी, समास हमारे हिंदी में 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा समास होता है अवयवी भाव समास। कौन सा समास होता है हमारा? अवयवी भाव समास। दूसरा समास हमारा होता है द्विगु समास। तीसरा समास होता है हमारे पास में द्वंद्व समास। चौथा समास होता है हमारे पास में कर्मधारय समास। और पांचवा समास होता है हमारे पास में तत्पुरुष समास। और छठा समास होता है हमारे पास में बहुविरीय समास। कौन सा? बहुविरीय समास। इनका क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, कभी आप समझो क्रम कैसे भी कर सकते हैं। क्या होता है अवयवी भाव समास? जिस समास के, पहले तो ये जान लो, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अवयवी भाव समास जिस समास के पूर्व पद में अनु, आ, प्रैथी, अनु, आ, प्रैति, यथा, आवत, हर, वे, उप आदि शब्द लगे मिले, वहां अवयवी भाव समास होता है। और आपका आंसर है भरपेट में कौन सा समास होगा। तो आपको पता है कि जितने भी ये शब्द हैं भैया, ये कौन से समास के एग्जाम्पल हैं, तो आपका आंसर होगा अवयवी भाव समास। क्लियर? समझ में आया? बाकी का आप सभी समास का, बहुव्रीहि, इनका सबका मेरे को आप कमेंट में बताना इनका क्या पहचान होती है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसका हिंदी में छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए कि हिंदवी छुट और किस बोली का पुट न मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मुंशी इंसा अल्लाह खां। ये जो आपकी पंक्ति है ये रानी केतकी की कहानी से उद्गृत है। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताएं, उनको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे पहला है कुत्ते भौंक रहे हैं, अधिक मत बोलो, राम खाना खा रहा है, लेकिन आंसर क्या है? राधा रात भर जागती रही। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, कब जागती रही? रात भर जागती रही। बात समझ में आई? आगे देखेंगे नंबर 4। कौन सी जीवनी है भैया जी? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि या नीड़ का पहाड़ निर्माण। फिर आंसर होगा आपका कौन सा? आवारा मसीहा। आंसर क्या होगा आपका? आवारा मसीहा, जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बंगला कवि लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। क्लियर? आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छांटिए। ये आपकी वर्तनी है, हर पेपर में आपको वर्तनी 1 से 2 जरूर मिलने वाली है। वर्तनी हम देखें, अभियस्त, अभियस्त, अभियस्त या अव्यस्त। तो अव्यस्त कैसे लिखा जाएगा? अव्यस्त लिखा जाएगा ए, भे, ये, आधा से और ते। तो हम देख रहे हैं ए, भे, ये, से, थे, जो कि आंसर कौन सा हो जाएगा भैया जी? आपका सी होने वाला है। ये बिल्कुल आपकी शुद्ध वर्तनी है।
क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का नहीं है। चेचक, पैगंबर, बारूद या फिर तुम्हारा बेगम। तो आप बताएंगे सबसे पहले कौन सा इनमें तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे इसमें कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो ये जो हमारा पैगंबर शब्द है ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पैगाम देना, और बाकी चेचक और बेगम और बारूद ये सभी किसके हैं? तुर्की भाषा के शब्द है। ये पैगंबर आपका अरबी भाषा का शब्द है। आंसर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो ये आपको पता होनी चाहिए। जल की भी जरूरत पड़ती, प्राण की भी, पुत्र की भी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भैया जी? जीवन होने वाला है। कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? जीवन होने वाला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल भी आया था और आज भी आया है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये भैया आपका विशेषण उपवाक्य होने वाला है। कौन सा होने वाला है? विशेषण होने वाला है। जो आदमी, वह आदमी जो कल आया आज भी आया था। विशेषण आप बताओगे विशेषण के कितने भेद होते हैं? आपको पता है विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। आगे देखोगे, अगला क्वेश्चन है, कौन सी महाप्राण ध्वनि है? बहुत अच्छे से समझना, महाप्राण, अल्प प्राण ये वर्णमाला से संबंधित है। तो आपको पता होगा जैसे कै वर्ग, कै वर्ग में कौन कौन सा आता है? के, खे, गे, घे, अंघा। उसके बाद में चे, छे, जय, जय, इया। आगे आएंगे ते, थे, डे, ढे, अणे। ते, थे, धे और ने। उसके बाद में पे, फे, वे, भे और में। अच्छे से ध्यान से समझना, ये आपको 5 वर्ड होते हैं हमारे वर्ग। अगर हम देखें तो ये मेरे 5 वर्ग हैं। आपको पता होगा कि इन 5 वर्गों में हम कैसे बांटते हैं। अगर पहले वर्ग की बात करता हूं तो ये मेरा अल्प प्राण होता है। कौन सा होता है भैया जी? अल्प प्राण। ये कौन सा होता है? मेरा महाप्राण होता है। कौन सा होता है? महाप्राण होता है। ये फिर मेरा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ये मेरा क्या होता है? महाप्राण होता है। और ये मेरा क्या होता है भैया जी? अगला अल्प प्राण होता है। यानी आप बोल सकते हो पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होते हैं और दूसरा और चौथा क्या होता है? आपका महाप्राण होता है। भैया पहले 2 अघोष होते हैं और बाद के 3 क्या होते हैं? आपके सघोष, या फिर इनको ही बोलते हैं हम क्या होते हैं? अघोष या फिर सघोष होते हैं। घोष या सघोष होते हैं। अब थोड़ा इनके बारे में हम जान और लेते हैं। ये अघोष सघोष क्या है, अल्प प्राण महाप्राण क्या है? अल्प माने कम और प्राण माने वायु। जिन्हें बोलने पर कम वायु निकले वो अल्प प्राण होते हैं, और महाप्राण जिन्हें बोलने पर अधिक वायु निकले वो क्या होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं। अघोष और सघोष। ए माने नहीं, जिन्हें बोलने पर हमारी स्वर यंत्रियां, ये देख रहे हो ना आप, स्वर यंत्रियां झंकृत ना हो वो अघोष होता है, और जिन्हें बोलने पर हमारी स्वर यंत्रियां झंकृत हो वो सघोष होता है। बात क्लियर। अब यहां से हमारा बहुत टॉपिक तैयार हो जाता है। जैसे आपको आगे भी इसमें हम अभी बताएंगे कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण नहीं है। अगर मैं देखूं खे, भैया जी ये आपका महाप्राण में आ रहा है, ये तो है। आगे आता है आपका घे, घे ये भी महाप्राण में आ रहा है। आगे आता है आपका जय, ये किस में आ रहा है भैया? आपका जय आ रहा है आपका अल्प प्राण में। आगे देखो जय झंडा, ये रहा आपका, ये भी किस में आ रहा है? आपका महाप्राण में। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका जय होने वाला है। बात क्लियर। ये होता है। इसमें थोड़ा और आगे डिटेल में चल जाते हैं। ये जो 5 होते हैं भैया जी, इनको आप अनुनासिक या नासिक के व्यंजन भी बोलते हो। अनुनासिक क्या होता है? जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक या नासिक के व्यंजन। क्वेश्चन समझ आया। आगे होता है कौन सा पद
भैया प्रत्यय लगाने से बना है, भैया प्रत्यय लगाने से बना है, तो वो आपका आंसर होता है भैया खवैया। अब बात आती है प्रत्यय पर। प्रत्यय क्या होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी पुलिस में, प्रत्यय शब्द के आगे लगते हैं या अंत में लगते हैं, आदि में लगते हैं या अंत में लगते हैं? तो भैया प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो भैया किंकर नहीं है। किंकर किसका पर्यायवाची होता है? किंकर होता है सेवक का पर्यायवाची होता है, कामगार का पर्यायवाची होता है। बाकी निर्जर, निर्दो, त्रिदश और ग्रेविड ये सभी क्या है भैया? आपके एक देवता के पर्यायवाची हैं। बात समझ में आ गई? आगे देखेंगे हम भैया। आगे क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य, साकेत महाकाव्य किसका है? तो भैया साकेत महाकाव्य आपको पता होगा, ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का आपका साकेत महाकाव्य है। उसके बाद आते हैं हम गो प्लस शर्ती, तो इसका क्या हो जाएगा भैया? गौशर्ती। क्या हो जाएगा? गौशर्ती। इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है? 3। संधि है, संधि की बात करते हैं भैया। संधि कितनी होती है? संधि 3 होती है। सबसे पहले एक होती है आपकी स्वर संधि, दूसरा होता है आपकी व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सी संधि होती है जी? आपकी विसर्ग संधि। अगर हम एक चीज देखें, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बहुत बार पूछा गया है पेपर में, तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? 5 भेद होते हैं। बात क्लियर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। आगे चलेंगे। अगर हम आगे देखते हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ, क्या बोलेंगे? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जो कि आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है जी? अयोध्या सिंह हरिऔध की है। आगे है अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य, उस वन में प्रातः काल के समय। तो देखो प्रातः काल बोल रहा है तो समय की कोई जरूरत नहीं आनी चाहिए। अगर पहले से ही आपका प्रातः काल उसने बोला है तो जरूरत ही नहीं आनी चाहिए। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना था। अगर सुबह के समय नहीं बोलते, ये सही है कि उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातः काल का समय बहुत ही सुहावना होता था। समझ आया? आगे चलते हैं। आगे बोलेंगे हम, किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग, अभी आपको मैंने प्रत्यय के बारे में बताया। अब ऐसे ही कभी पूछा जाए आपसे उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले या फिर प्रारंभ में लगते हैं। कहां लगते हैं? पहले या फिर प्रारंभ में भी लगते हैं भैया। वो क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो आपको अपवाद में उपसर्ग पता है, अप हो जाएगा, प्रभाव में प्र हो जाएगा, और पराजय में परा हो जाएगा। लेकिन ओढ़ना एक क्रिया है जो कि इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। बात समझ आई? आगे देखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं जो जिससे स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग की बात करते हैं तो हिंदी में लिंग 2 होते हैं, लेकिन अगर बात संस्कृत में चली जाती है तो संस्कृत में कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। बात समझ आ गई? वो उभय लिंग में भी चला जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आप देख सकते हो, अहिंसा कैसा है? अहिंसा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे भी आप गांधी जी को जानते होंगे, गांधी जी अहिंसावादी थे। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा संग्रह, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? रत्नावली से ही हो जाएगा। बात समझ आ गई? किससे हो जाएगा जी? आपका रत्नावली से ही हो जाएगा। ठीक है भैया। आगे बात करते हैं हम मनगढ़ंत। मनगढ़ंत आपको पता है, मनगढ़ंत जैसे कहानी गढ़ी जाती है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग। अभी मैंने बताया हिंदी में कितने होते हैं भैया? हिंदी में हमारे 2 होते हैं, लेकिन अगर संस्कृत में भी हम काउंट कर लें तो टोटल हमारे लिंग कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, जो कि मनगढ़ंत किस में आता है? आपका उभयलिंग में आ जाता है। किस में आ जाता है? आपका उभयलिंग में आ जाता है। आगे चलते, आगे है भैया वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाइए। एक शब्द का मतलब, जैसे आपको एक शब्द देगा वाक्य, उसका आपको एक शब्द बनाना है जिसके हृदय में ममता ना हो, यानी कह सकते हो जिसके हृदय में ममता का कोई मतलब ही पैदा ना हो भैया जी, उसे हम निर्मम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। कोई ममता नहीं है उनके हृदय में। आगे देखो, किस वाक्य में ब्राह्म चिन्ह का उचित प्रयोग, यानी ब्राह्म चिन्ह कहां आता है? ब्राह्म चिन्ह से बहुत ज्यादा मतलब बदल जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखो मैंने आपके सामने लिखा
उसे रोको। क्या बोला मैंने? उसे रोको। और आगे मैं लिख रहा हूं मत जाने दो, मत जाने दो। उसे रोको, मत जाने दो। आगे बोलूं मैं, उसे रोको मत, उसे रोको मत, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। तो आप देख रहे हो शब्द हमारे वही है, लेकिन हमारा विराम चिन्ह लिखने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसे रोको, जैसे बोलो भाई साहब उन्हें रोको मत जाने दो, उन्हें मत जाने दो, लेकिन उसे रोको मत जाने दो। अंतर किससे आया? आपका विराम चिन्ह से आया। और यहीं से मैं आपको बता देता हूं कि यहां से इसमें एक बार पेपर में अलंकार भी पूछा गया है कि भैया इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये आप बताओगे मेरे को कौन सा अलंकार है कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो हम देखते हैं कौन सा नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। कोई नहीं, नहीं है। बहुत दूर से, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। सही। सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय। हाँ जी, यहां पर ये नहीं आएगा आपका, यहां आपका संबोधन ये आएगा, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। बात समझ आ गई? प्रिय महाशय। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा जी? डी होने वाला है। ठीक है। उसके बाद में आपको पता है महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है? अभी मैंने आपको समझाया था पीछे बहुत अच्छी तरह से कि अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ये आगे हम महाप्राण पे भैया, महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो देखो ये रहे हमारे महाप्राण, दूसरा और हमारा कौन सा होता है? चौथा और दूसरा हमारे महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो वो महाप्राण व्यंजन ही पूछ रहा है, आपको देखना है महाप्राण व्यंजन कौन सा है। आपको इसमें महाप्राण व्यंजन देखना है जी। कहां गए हम? हाँ जी, ये रहा महाप्राण व्यंजन कौन सा है। दोबारा से अगर आपको लग रहा है मैं एक बार और बना दे रहा हूं के जल्दी से, ये आपको एकदम ऐसे तैयार होने चाहिए कि पेपर में कभी ये चीजें रटनी नहीं है। आपको ये 2 बार 3 बार 5 बार अगर घर बना लेते हो तो पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो छ छ जे झे इया, टे ठे डे ढे अड़े खाली, ते तरबूज थे थन दे दबा धे धनुष नैन नल, पे पतंग फे फल बे बत्तख भे भालू और मैं मछली। देखो मैंने बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लिया, आपको भी इन्हें अच्छे से कर लेना है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? आपको पता है पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण और दूसरा और चौथा आपके महाप्राण होते हैं। कौन सा है? तय। तय किस में आ रहा है? अल्पप्राण में आ रहा है, हो ही नहीं सकता। आगे आते हैं भैया जी हम किस पर? दे। दे किस में आ रहा है? देखो दे अल्पप्राण महाप्राण, ये भी अल्पप्राण में आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। आगे आ रहा है भय, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। तो आपसे पूछ भी क्या रहा है? दूसरा और चौथा, और इसमें आंसर आपका कौन सा होने वाला है? वे। क्लियर? याद करने की कोई, इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। आगे देखो यही आ गया, अघोष वर्ण कौन से हैं? अघोष वर्ण कौन से हैं? आपका आंसर लिख रहा है कौन सा? पे, बे, घे और गे। तो अघोष वर्ण देखो, अभी हमने आपको बताया ना, अघोष पूछ रहा है, सघोष पूछ रहा है। तो भैया अगर हम यहां से देखें, ये अघोष है और बाद के 3 क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, पहले 2 अघोष हैं और बाद के 3 क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं। बाद के 3 क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं। अब इसमें आपसे पूछ रहा है अघोष वर्ण कौन से हैं? लो एक बार और दोबारा, के, खे, गे, घे, अंगा, चे, छे, जे, झे और आपका क्या आ जाएगा? या। टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, ढे और ने, तंग, फल, बत्तख, भय भालू और मैं मछली। ये मैं बना रहा हूं इसलिए क्योंकि बार बार अभी थोड़ा मेरे से पता नहीं चल पा रहा, हालांकि पिछली स्लाइड में बना चुका हूं तो आ जाएगा। जरा देखते हैं ना। अघोष मैंने बताया पहले 2 अघोष होते हैं, बाद के 3 सघोष होते हैं। अघोष सघोष की मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई। स्वरयंत्रियां बोलने पर झंकृत ना हो अघोष, और जिनमें सर्वयंत्रिय बोलने पर झंकृत हो वो सघोष होते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? अगर हम देखते हैं भैया जी पे, तो कौन सा है? बिल्कुल अघोष है। और उसके बाद देखें घे, भैया नहीं है, सघोष है। भाई देखो घे ये रहा और घे यहां आ रहा है, तो घे नहीं होगा। घे होगा क्या? गे, देखो गे, गे नहीं है भैया, सघोष में आ रहा है, सबे पता है, देखो सामने आपके। बे होगा क्या? ये रहा आपका बे, ये भी नहीं होगा भैया। आंसर क्या है?
पहले दो अघोष, ये रहा आपका आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा दोस्त, पे, यानी पहले दो अघोष बाद के तीन सघोष। आगे आते हैं हम, कंठ वर्ण कौन से हैं, कौन सा पूछ रहा है आपसे, कंठ वर्ण कौन से हैं। अब कंठ वर्ण ये बहुत पूछा जाता है, वर्णमाला का फेवरेट क्वेश्चन है कि आपसे पूछता है कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा। तो मैं आपको एक बार पूरे का डिटेल बताई दे रहा हूं, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। पहले तो आप देखो अकु है, क्या देखोगे सबसे पहले दोस्त आप, अकु है, मैं बोलता हूं अकु है याद रख लो, तो अपने आप ही कंठा याद आ जाएगा। कंठा आपको पता है हमारा गला जो होता है ये कंठा होता है, क्लियर। अकु है, अकु है का मतलब है ए, और ए का एक और भैया होता है आ, और के वर्ग अभी आपके सामने लिखा मैंने, के, खे, गे, घे, और क्या हो जाएगा आपका अंगा, और प्लस में क्या है भैया जी, ये सभी आपके कंठ से बोलते हैं। चेक करो कंठ वर्ण कौन सा है, ए ही है भैया, ना ही ई है, ना ऊ है, ना ई है, तो आपको दिख रहा है सामने ए, आ, के, खे, गे, घे, अड़े और है, तो आंसर आपका क्या होने वाला है भैया जी, ए। ये आपका किससे बोलेगा जाएगा, कंठ से बोले जाने वाला वाक्य है, क्लियर। ऐसे होता है तुलस नाम दंता, मैं बाकी के आपको धीरे धीरे हर सेट में कराऊंगा, सबका रिवीजन हो जाएगा, परेशान ना हो। ये उसके बाद आता है रूढ़ शब्द कौन से हैं। देखो पहले तो आप मेरे को बताओगे रूढ़ शब्द ये आया कहां से, ये शब्द के भेद से आया है। किससे भेद से आया रूढ़ शब्द, शब्द के भेद से। आपको बताएगा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया जी, तीन भेद होते हैं। पहला भेद होता है भैया हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा जो हमारा शब्द होता है वो होता है हमारा यौगिक शब्द, कौन सा होता है जी, यौगिक शब्द, और भैया जी जो तीसरा शब्द होता है हमारा, तीसरा शब्द होता है हमारा रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द। क्या होता है जी, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ध्यान से समझेंगे तीनों के बारे में। तीनों का मतलब रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर कोई भी अर्थ ना निकले, जिनको तोड़ने पर कोई भी अर्थ आपका ना निकले, वो सभी क्या कहलाएंगे भैया जी, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो दो तत्वों से मिलकर, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। और योग रूढ़ क्या कहलाते हैं भैया, ये भी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। लेकिन इसको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण किस शब्द के उदाहरण है, तो आपको सीधा बताना है योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो बनते तो दो शब्दों से हैं परंतु ये अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ये हमेशा तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ये बात याद रखना। पूछ लेता है कि किस शब्द के उदाहरण सीधे सीधे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, तो आपका आंसर बहुव्रीहि समास होने वाला है। बात समझ आ गई। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा है रूढ़ शब्द को दूध वाला, अर्थ निकल रहा है दूध प्लस वाला। घुड़सवार, ये भी लंबोदर आप जानते हो, भगवान गणेश जी को कहते हैं। आंसर है भैया जी हमारा नाक। इसको नाक, अगर मैं नाक को तोड़ूं तो ना प्लस के, ने प्लस आके, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। वैसे भी आप जानते ही हो नाक कितना क्या होता है। आगे आएंगे रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, रत्नाकर। तो भैया कैसे तोड़ेंगे रत्नाकर को, रत्नाकर को तोड़ेंगे रतन प्लस आकर, रतन प्लस आकर। तो भैया रतन प्लस आकर आपको दिख रही होगी पहली संधि, ये रही आपकी रतन प्लस आकर। रतन प्लस आकर में भी अगर आपसे पूछ ले कौन सी संधि है, तो आप देखो रतन ने, आपको मैंने बताया है कि ने में क्या छिपा है भैया, एक स्वर ए, और उधर क्या आ, और आपको पता है ए और आ मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों ही स्वर हैं। तो पहले तो आपको क्लियर होनी चाहिए संधि कौन सी है। मैंने अभी लास्ट में पहले ही बताया आपको संधि तीन होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमने देखा संधि है इसमें ए और आ मिलकर एक बड़ा बना रहे हैं रत्नाकर, तो स्वर संधि हुई। और स्वर में भी कौन सी हुई, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि हुई, दीर्घ स्वर संधि। और देखो बहुत अच्छा सवाल आया आपके सामने, प्रतिमान में समास। प्रतिमान में समास कौन सा, मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था भरपेट। जो भरपेट में वही प्रतिमान में मैंने बताया अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द आए तो भैया कौन सा होगा आपका, अवयवी भाव समास होगा। इसका आंसर क्या होगा, अवयवी भाव। देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया, परिक्रमा में उपसर्ग बताओ, तो क्या हो जाएगा, परि हो जाएगा। दोस्तों उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। क्लियर। आगे चलेंगे और आगे हम देखेंगे भलाई में प्रत्यय बताओ। दोबारा से क्वेश्चन आ गया, भलाई में प्रत्यय बताओ।
तो भलाई में प्रत्यय क्या होने वाला है आपका भैया, आई होने वाला है। भलाई में क्या होने वाला है, आई होने वाला है। क्लियर। उसके बाद देखो अगला तत्सम शब्द, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है जी हमारा। तत्सम शब्द अगर आपसे पूछ लेता है तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वे होते हैं जो वे शब्द, कौन से शब्द होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से चौका त्यों हिंदी में प्रयोग हो गए। क्या बोला, जो शब्द, दोबारा लिख दे रहा हूं आपको, एक बार ध्यान से समझना। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होता है, वे शब्द जो संस्कृत से, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में आ गए, ज्यों का त्यों प्रयोग में आ गए, प्रयोग में आ गए, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपको पता है, मैं बोलूं आग, मैंने क्या बोला, आग। जैसे मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला भैया जी आपसे आग, तो आग क्या होता है हमारा, तत्सम अग्नि। आग का क्या होता है, अग्नि, अग्नि होता है तत्सम, और आग क्या होता है, तद्भव होता है। जैसे आप बोलते हो बंदर, लेकिन मैं बोलता हूं बानर, बानर क्या होगा, तत्सम, और भैया बंदर क्या हो जाएगा उसका, तद्भव। जैसे ये मेरा क्या है, हाथ, लेकिन ये हाथ नहीं, इसको बोलते हैं हस्त। क्या बोलते हैं इसको हम, हस्त। तो हस्त क्या हो जाएगा, तत्सम, और हाथ क्या हो जाएगा आपका, तद्भव हो जाएगा। तो कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द क्या हो जाएगा जी आपका, तत्सम है। तो आलस्य, आग तो होगा नहीं, देखो आग नहीं होगा, आम नहीं होगा आपका, आम्र बोलते हैं, आसरा नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा आपका भैया जी, आलस्य होगा। कौन सा होगा भैया जी आपका आंसर, आलस्य होगा। बात क्लियर। आगे देखेंगे, अब आगे पूछ रहा है कौन सा शब्द आपका तद्भव है। अभी तो मैंने ये वाली बात आपको बताई, कौन सा शब्द आपका क्या है, तद्भव है। जो शब्द संस्कृत से बदलकर हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग हो रहे हैं, मतलब संस्कृत से बदलकर, अभी बताया हस्त बोलते हैं, लेकिन हस्त का क्या हो जाता है जी, हस्त को हम बोलते हैं हाथ। तो ये आपका जो शब्द है, ये हमारा संस्कृत का शब्द है जो कि तत्सम है अपने आप में, और ये बदल दिया, ये क्या हो गया आपका, तद्भव हो गया। बात क्लियर। आगे देखो, मैंने बोला मयूर, मयूर आप जानते हो आपके घर की छत पर बैठा रहता है कभी कभी, और भैया वो ही क्या हो जाता है आपका, मोर। क्या होता है, मोर। बात क्लियर। तो ऐसे ही चूर्ण नहीं होगा, इसको आप चूर्ण भी बोलते हो, छिद्र नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका भैया, छत। क्या होने वाला है आपका आंसर, छत। समझ आया। आगे क्वेश्चन है, कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के बारे में कोई उत्पत्ति नहीं है, नहीं पता, हमने अपनी भाषा से प्रयोग करके बना लिए हैं। जैसे हम गांव देहात कस्बे के जितने भी शब्द होते हैं वो देशज शब्द होते हैं। बात क्लियर। जैसे भैया खिड़की, जैसे लोटा, जैसे खटिया, इन शब्दों का कहीं कोई उच्चारण नहीं, उच्चारण मतलब पता नहीं है कहां से आए, हमने खुद ही बनाए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है भैया जी, खिड़की होने वाला है। क्या होने वाला है, खिड़की होने वाला है। विदेशी शब्द कौन से होते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से प्रयुक्त किए गए हैं, विदेशी भाषाओं से। तो हम देखेंगे उष्ट, प्रिय, अमीर या भक्त। तो आंसर क्या होने वाला है भैया आपका, अमीर शब्द एक विदेशी शब्द है। और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में संज्ञा शब्द ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे ये संज्ञा क्या होती है। तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको 4-5 क्लास से पढ़ाया जाता है, किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु का नाम ही क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाता है। बहुत पूछा जाता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आप आंसर दोगे 5 भेद होते हैं। पहला भेद क्या होता है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। पहला क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, जातिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, जातिवाचक संज्ञा होता है भैया जी। तीसरा क्या होता है हमारा, समूहवाचक संज्ञा होता है। और चौथा क्या होता है भैया हमारा, तीसरा समूहवाचक हो गया। और नंबर 4 हमारा क्या होता है फिर, द्रव्यवाचक हो गया। कौन सा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। एक और बची, कौन सी संज्ञा बची भैया, व्यक्ति, जाति, समूह हो गया, द्रव हो गया। एक संज्ञा और बच रही है, उसे आप बताओगे कमेंट करके कौन सी संज्ञा होती है। क्लियर। 5 संज्ञा होती है हमारी, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें प्रॉपर व्यक्ति का वर्णन हो, जाति जिसमें किसी की जाति बताई जाए, समूह जो समूह में हो, आगे क्या होती है द्रव्यवाचक जिसमें किसी वस्तु निर्जीव पदार्थ का हो,
आगे हाँ, एक संज्ञा भी आपको याद आए तो बताना, भाववाचक। एक कौन सी होती है भैया जी हमारी? भाववाचक। जैसे प्यार, मोहब्बत, ये जो शब्द होते हैं, बुढ़ापा, चतुराई, मिठाई, ये सभी शब्द किस में आते हैं? भाववाचक। कौन सा संज्ञा शब्द है? तो भैया प्रॉपर नाम आपको क्या दिख रहा है? गंगा, जो कि एक ऐसा शब्द है आपका संज्ञा शब्द है। दोस्तों ये हमारी आज की क्लास कैसी लगी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही विश्लेषण अगर आपको चाहिए तो आपको हमें सपोर्ट फुल करना पड़ेगा। कैसे लगे क्वेश्चन, कैसी क्लास लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।